हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स आए हैं करने लास्ट पार्ट। वीडियो है ऑपरेशन स्वदेश, रॉ थ्रिलर ऑपरेशन इन यूरोप एंड पाकिस्तान। बहुत ही मजेदार है, इतना इंटरेस्टिंग है कि भैया देखो किस तरह से कहां से हमारे रॉ एजेंट्स जाके कैसे कैसे तिगड़म लगा लगा के एक को तो एलिमिनेट कर चुके हैं। अब बाकी मेरे ख्याल से 2 बच्चे हैं शायद, उनको एलिमिनेट करना है। तो देखते हैं कैसे होता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। देखा वो फर्स्ट विकेट डाउन किया। उधर लंदन में एस्पियोनाज का ये मैच खेल रहे क्लार्क और नारायणन एक के बाद एक चौके छक्के मारने में लगे हुए थे। तारिक तो इन एजेंट्स की उम्मीदों से कहीं ज्यादा कारगर साबित हुआ ही था, लेकिन अब अमरजीत भी हरबख्श की गतिविधियों के ऊपर जानकारी देना शुरू कर चुका था। उसने अपने भाई के आईएसआई हैंडलर का नाम क्लार्क को दे दिया था। आईएसआई का वरिष्ठ ऑफिसर पाकिस्तान एम्बेसी में एक डिप्लोमेटिक कवर में पोस्टेड था और काफी समय से हरबख्श को भारत के अंदर आतंकी हमलों की लोकेशंस और प्लान्स देने का काम कर रहा था। जून का आगमन होते होते ऑपरेशन स्वदेश की टीम हरबख्श के ऊपर अच्छी खासी इंटेलिजेंस इकट्ठा कर चुकी थी और अब एक्शन लेने का समय आ चुका था। कई हफ्तों तक सोच विचार करने के बाद जिंदल और भारद्वाज हरबख्श और उसके आईएसआई हैंडलर को एक्सपोज करने का निर्णय लेते हैं। इसके बाद जून 1985 में एक दिन हरबख्श और आईएसआई ऑफिसर के खिलाफ बनाई गई इंटेलिजेंस रिपोर्ट को बैकडोर चैनल्स के रास्ते उस समय के ब्रिटिश होम सेक्रेटरी लियोन ब्रिटन तक पहुंचा दिया जाता है। इसके अलावा इस रिपोर्ट की एक कॉपी नई दिल्ली में पोस्टेड अमेरिकन, कनेडियन और ब्रिटिश डिप्लोमेट्स को भी भेज दी जाती हैं। वेल्डन जिंदल, हमारी रिपोर्ट को देख अंग्रेज बहुत ज्यादा शर्मिंदा हैं। हरबख्श जल्द ही बेघर हो जाएगा और अब इसे इस दुनिया में पाकिस्तान के अलावा कोई आश्रय नहीं देने वाला। भारद्वाज से सुसमाचार सुन जिंदल खुशी के मारे नाचने लगते हैं, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा दिन नहीं रह पाती। इससे पहले कि ब्रिटिश सरकार हरबख्श के खिलाफ कार्यवाही कर पाती, वो और उसका आईएसआई हैंडलर लंदन से ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सर से सींग। पहले इंफॉर्मेशन मिल गई। साफ था कि आईएसआई ने हरबख्श को लंदन से इवैक्यूएट कर दिया था। वो नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश अथॉरिटीज हरबख्श से आईएसआई और आतंकियों के रिश्तों के ऊपर सवाल पूछें। इसके कुछ दिन बाद पाकिस्तान में एक्टिव भारद्वाज का एक एसेट उन्हें संदेश भेजता है कि हरबख्श अपने परिवार समेत इस्लामाबाद में सेटल हो चुका है। भारद्वाज को यह जानकारी मिलने के ठीक 2 महीने बाद अगस्त 1985 में एक दिन पाकिस्तान के N5 नेशनल हाईवे पर रॉन्ग साइड से आ रहा एक ट्रक हरबख्श की गाड़ी से टकरा जाता है। एक मोल खत्म। और भारत के खिलाफ आईएसआई के लिए काम करने वाला यह देशद्रोही हॉस्पिटल पहुंचने से काफी पहले ही दम तोड़ देता है। खान संधू नेक्सस की एक विकेट तो डाउन हो चुकी थी और अब अब्दुल खान, बीएन संधू और अवतार सेठी को भी क्लीन बोल्ड करने का समय आ चुका था। जिंदल को लग रहा था कि सेठी एक व्यापारी है और यदि एजेंसी उसके खिलाफ आवश्यक सबूत इकट्ठा कर ले तो डरा धमका के उसे अपने साथ मिलाया जा सकता है। लेकिन बात जहां तक संधू और खान की थी तो उनके लिए केवल एक ही रास्ता रह गया था, रास्ता जो सीधा नरक में जाकर मिलता है। अपने इस प्लान के साथ एजेंट जिंदल हरप्रीत आहूजा को फोन करते हैं, जो अब तक अवतार सेठी से संपर्क स्थापित कर चुका था और उससे मिलने के लिए कुछ दिन बाद सोफी के साथ कैलिफोर्निया निकलने वाला था। 12 अक्टूबर 1985 के दिन प्रेमी जोड़े की तरह एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले आहूजा और सोफी सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं। आज इन दोनों की सेठी से पहली मुलाकात होने वाली थी। उसके साथ अपने पुराने रिश्तों और वर्तमान स्थिति की दुहाई दे आहूजा को सेठी से काम मांगना था। सोफी आहूजा की मंगेतर बन उसके साथ यहाँ आई थी और उसे साइकोलॉजिकल टेक्निक्स का प्रयोग कर सेठी को सही दिशा में गाइड करना था।
सोफी और आहूजा के साथ हुई पहली मीटिंग में तो अवतार सेठी उन्हें कोई ज्यादा भाव नहीं देता, लेकिन दोबारा मिलने का आश्वासन जरूर देता है। इस दौरान हरप्रीत आहूजा कैलिफोर्निया में अपने पुराने दोस्तों से भी मिलता है, जिनमें सेठी का ड्राइवर पूरन सिंह भी शामिल था। पूरन आहूजा को बताता है कि अमेरिकन गवर्नमेंट द्वारा बीसीसीआई बैंक के खिलाफ शुरू की गई इंक्वायरी की वजह से आजकल सेठी काफी ज्यादा टेंशन में है और भारत में आतंकियों तक पैसे पहुंचाने के लिए नए नए रास्तों की तलाश कर रहा है। बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय बैंक था जिसकी स्थापना 1972 में आगा हसन अबेदी नाम के एक पाकिस्तानी बैंकर ने की थी। समय के साथ साथ ये बैंक काला पैसा सफेद करने के लिए दुनिया भर के आतंकियों और ड्रग लॉर्ड्स की पहली पसंद बन गया था और इसी के चलते अब अमेरिकन एजेंसीज के रडार पर था। इस जानकारी से लैस सोफी और आहूजा सेठी से अपनी दूसरी मुलाकात करते हैं। इस मीटिंग में आहूजा सेठी को आश्वासन देता है कि वो ऑस्ट्रिया में अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल कर आतंक की फाइनेंसिंग करने में उसकी काफी मदद कर सकता है। आहूजा के साथ साथ सोफी भी सेठी को अपने प्रभावशाली कॉन्टैक्ट्स का लालच देती है और काफी देर सोच विचार करने के बाद वो एक बार फिर आहूजा को अपनी कंपनी में जॉब ऑफर कर देता है। इसके बाद अगले कई महीनों तक सोफी और आहूजा अवतार सेठी के बिजनेस और गतिविधियों के ऊपर जितनी हो सके उतनी इंटेलिजेंस इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। सोफी और आहूजा को सेठी के साथ काम करते लगभग 4 महीने हो चले थे और जब जिंदल को विश्वास हो जाता है कि सेठी के खिलाफ पर्याप्त इंटेलिजेंस इकट्ठा हो चुकी है तो वो उन दोनों से तुरंत कैलिफोर्निया छोड़ने को कहते हैं। अगले दिन सोफी और आहूजा सेठी से घूमने फिरने के लिए कुछ हफ्तों की छुट्टियां मांगते हैं और वो उनको छुट्टियां दे भी देता है। सेठी से आज्ञा मिलते ही सोफी और आहूजा सबसे पहली फ्लाइट पकड़ पेरिस के लिए निकल जाते हैं। मार्च 1986 में एक दिन अवतार सेठी सैन फ्रांसिस्को के अपने आलीशान ऑफिस में बैठा काम कर रहा था कि तभी उसकी सेक्रेटरी उसके ऑफिस में प्रवेश करती है। सर, आपसे कोई मिलने आया है, कह रहा है कि इंडियन एम्बेसी में काम करता है। ये सुन अवतार सेठी थोड़ा सा चौंक जाता है। डिप्लोमेट्स का उसके ऑफिस में आना जाना एक बहुत ही आम बात होती थी, लेकिन वो सभी डिप्लोमेट्स पाकिस्तानी होते थे, भारतीय नहीं। ठीक है, उसको अंदर भेज दो। सेठी अपनी सेक्रेटरी से कहता है और ठीक 15 सेकंड बाद सूट बूट पहने 6.5 फुट का एक लंबा चौड़ा आदमी उसके ऑफिस में प्रवेश करता है और उसको अपना आईडी कार्ड दिखाते हुए उसके सामने कुर्सी पर बैठ जाता है। कहिए मिस्टर गुप्ता, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाते हुए सेठी ये कहता है तो रंजन गुप्ता नाम का एक भारतीय डिप्लोमेट उत्तर देता है। मिस्टर सेठी, आप गलत सवाल पूछ रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं, बल्कि ये है कि मैं आपके लिए और आपके साथ क्या क्या कर सकता हूँ। ये सुन थोड़ा सा डर चुका सेठी इससे पहले कुछ बोल पाता मिस्टर गुप्ता आगे कहते हैं, नहीं मिस्टर सेठी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अरे आज तो आपका बहुत ही लकी दिन है। आज मैं आपका दोस्त जो बनकर आया हूँ, लेकिन दोस्ती की ऑफर केवल कुछ ही घंटों के लिए वैलिड है। मार्च के महीने में एसी ऑफिस के अंदर बैठा सेठी पसीनों में नहाने लगता है और अपनी टाई की गांठ ढीली करते हुए कहता है, अरे सर, आप मुझसे चाहते क्या हैं? प्लीज साफ साफ बताइए ना। मिस्टर सेठी, हम आपके और संधू के बारे में सब कुछ जानते हैं। हमें पता है कि आप आईएसआई और अब्दुल खान के लिए क्या काम करते हो। सर, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो एक ईमानदार बिजनेसमैन हूँ और यहाँ की एनआरआई कम्युनिटी का एक इज्जतदार सदस्य भी। मैं दिन में न जाने कितने लोगों से मिलता हूँ और इस संधू भी मुझे ऐसे ही कहीं टकरा गया होगा। बिलीव मी सर, मैं आईएसआई के बारे में कुछ नहीं जानता। जैसे ही सेठी ये कहता है, गुप्ता अपने ब्रीफ केस से कुछ कागज निकाल उसके सामने मेज पर पटक देते हैं। ये सेठी के पिछले कई महीनों के बैंक रिकॉर्ड्स थे जिनमें उसके द्वारा संधू और अब्दुल खान के साथ की गई ट्रांजैक्शंस को हाईलाइट किया गया था। अपने बैंक रिकॉर्ड्स एक अजनबी के हाथों में देख सेठी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, गुप्ता टेबल के ऊपर संधू और खान द्वारा उसको भेजी गई चिट्ठियों की फोटोकॉपीज भी दे मारते हैं। मिस्टर सेठी, मैं एक आईएफएस ऑफिसर हूँ, सो प्लीज डोंट इंसल्ट माई इंटेलिजेंस। आपके लिए यही अच्छा है कि आप सच बताकर अपने मन का बोझ हल्का कर लें। वैसे भी इतने सालों तक अपने देश से गद्दारी करना बहुत ही भारी काम है, क्यों, है ना?
इस पॉइंट पर अवतार सेठी टूट जाता है और एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रोना शुरू कर देता है। हाँ सर, हाँ, मैं खान और संधू के साथ कई सालों से काम कर रहा हूँ। आईएसआई ने संधू को भारत के अंदर आतंकी हमले करवाने के लिए भर्ती किया हुआ है सर। बुरी तरह टूट चुका सेठी तोते की तरह खान संधू नेक्सस का पूरा कच्चा चिट्ठा सुनाना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद गुप्ता उसे सैन फ्रांसिस्को में स्थित R&AW के एक सेफ हाउस ले जाते हैं जहां नारायणन पहले से ही मौजूद थे। इस सेफ हाउस में नारायणन सेठी को पूरे 6 घंटे इंटेरोगेट करते हैं और इन 6 घंटों के दौरान वो संधू खान नेक्सस में शामिल उन सभी पाकिस्तानी ऑफिसर्स के नाम बताता है जो संधू को इस्तेमाल कर भारत में आतंक का कैंसर फैला रहे थे। इस शुरुआती पूछताछ के बाद आईएसआई की नजरों से बचाने के लिए सेठी को सबसे पहले ब्राजील ले जाया जाता है और फिर मोरक्को के रास्ते पेरिस, जहां एजेंट जिंदल बहुत बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। इंडिया ले जाएंगे। सेठी के पहुंचने से पहले ही भारद्वाज भी दिल्ली से पेरिस आ जाते हैं और फिर जिंदल और नारायणन के साथ मिल लगातार 2 दिनों तक उसके साथ पूछताछ करते हैं। सेठी खुलासा करता है कि इंडिया के ऊपर ऑपरेशंस करने के लिए लंदन स्थित पाकिस्तान एम्बेसी में आईएसआई की एक स्पेशल डिटैचमेंट बनाई गई है जिसमें आईएसआई के 6 सबसे शातिर और खतरनाक ऑफिसर्स काम कर रहे हैं। खुद आईएसआई चीफ द्वारा चुने गए इन 6 ऑफिसर्स को सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्टिव दिया गया था, भारत के अंदर आतंक के जाल को ज्यादा से ज्यादा फैलाना। पेरिस से तो सोच भी नहीं सकती। सेठी के अनुसार वर्तमान में महमूद नाम का एक आईएसआई ऑफिसर संधू और खान को हैंडल कर रहा था। आईएसआई की भारत विरोधी यूनिट के ऑफिसर्स के अलावा सेठी उन 27 लोगों के नाम और प्रोफाइल्स भी R&AW को देता है जो भारत में रहकर संधू खान नेटवर्क के लिए आतंकियों की भर्ती करने का काम कर रहे थे। सेठी से जितनी हो सके उतनी जानकारी निकलवाने के बाद जिंदल उससे पूछते हैं, आईएसआई के इन कुत्तों की अगली चाल क्या है? सर वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पता करने की कोशिश कर सकता हूँ। इसके बाद एजेंट जिंदल सेठी को एक बहुत छोटा सा टेप रिकॉर्डर दे जल्द से जल्द संधू खान नेटवर्क की अगली चाल पता लगाने को कहते हैं। पेरिस में हुई इन मीटिंग्स के कुछ दिन बाद सेठी द्वारा दिए गए उन 27 भारतीय लोगों की सूची उस समय के गृह मंत्री पीवी नरसिम्हा राव की टेबल पर पड़ी होती है। R&AW हेडक्वार्टर्स द्वारा भेजी गई सूची में वो नाम थे जो संधू खान नेटवर्क के इशारे पर भारत के अलग अलग शहरों से युवाओं को भर्ती कर उन्हें आतंकी बना रहे थे। अप्रैल का अंत होते होते जिंदल को पता चलता है कि कोवर्ट ऑपरेशन कर इन 27 लोगों में से 18 को ऊपर भेजा जा चुका है और बाकी 9 को भी जल्द ही अपने साथियों के पास भेज दिया जाएगा। उधर जुलाई के पहले हफ्ते में अवतार सेठी अपने कहे अनुसार एजेंट जिंदल को एक ऑडियो टेप डिलीवर करता है। उसके द्वारा रिकॉर्ड की गई इस टेप में संधू खान और आईएसआई के कुछ ऑफिसर्स भारत में अपने ऑपरेशंस को एक बहुत बड़े पैमाने पर फैलाने की बात कर रहे थे। लंदन में पोस्टेड पाकिस्तानी इंटेलिजेंस का एक सीनियर ऑफिसर इस टेप में ये कहते हुए सुनाई दे रहा था, इस टाइम हिंदुस्तान की मुआशी हालत काफी ज्यादा खराब है। चोट करने का इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं आने वाला। अब इन छोटे मोटे हमलों से काम नहीं चलेगा, हमें कुछ बड़ा करना होगा और इसके लिए आप लोगों को बहुत बड़े पैमाने पर भर्तियां करनी होंगी। वैसे जनरल साहब आपके काम से बहुत ज्यादा खुश हैं और उन्होंने आपका बजट भी काफी बढ़ा दिया है। आप लोग जितनी ज्यादा भर्तियां करेंगे आपका बैंक बैलेंस भी उतना ही बढ़ता जाएगा। साथ ले जाएंगे मर के पैसा। सेठी से मिली इस टेप और इंटेलिजेंस से लैस जिंदल इधर MI5 में अपने कुछ कॉन्टैक्ट से मुलाकात करते हैं और उधर भारद्वाज विदेशी धरती पर कुछ टारगेट्स का सफाया करने के लिए R&AW के उस समय के चीफ SE जोशी को मनाने में लग जाते हैं। क्यों होता है, बस बोलो। जिंदल से मिले सबूतों के आधार पर अगस्त 1986 में ब्रिटिश सरकार पाकिस्तानी राजदूत को अपनी भारत विरोधी यूनिट बंद करने और इस यूनिट में काम करने वाले अंडरकवर आईएसआई ऑफिसर्स को तुरंत यूके से तड़ी पार करने का आदेश दे देती है। इन्हें पता ही नहीं है कि इनके नाक के नीचे ब्रिटिश सरकार का निर्णय भारत के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी और इन भारतीय नेताओं के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा था जो R&AW के पर काट देना चाहते थे।
तारिक अमरजीत और सेठी से मिले इंटेलिजेंस को आधार बनाते हुए राजीव गांधी भी उस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर से फोन पर बात करते हैं। थैचर गांधी को आश्वासन देती हैं कि यदि भारत द्वारा दिए गए सबूत पक्के हैं तो संधू के खिलाफ उचित कार्यवाही अवश्य की जाएगी। उधर भारद्वाज और जिंदल ब्रिटिश प्रधानमंत्री के इस वादे से काफी खुश थे। वो जानते थे कि उनके द्वारा संधू के खिलाफ इकट्ठा किए गए सबूत इतने ज्यादा मजबूत हैं कि ब्रिटिश एजेंसीज चाहकर भी इनमें कोई लूप होल्स नहीं ढूंढ पाएंगी। उनका लूप होल ढूंढने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। नई कंट्री ने बोला टेक एक्शन। राजीव गांधी और थैचर के बीच हुई इस फोन कॉल के लगभग 3 महीने बाद एक दिन संधू के दरवाजे पर एक दस्तक होती है। और जैसे ही उसका नौकर दरवाजा खोलता है, सर से पैर तक हथियारों से लदी स्कॉटलैंड यार्ड की एक SWAT टीम तूफान की तरह उसके ऊपर टूट पड़ती है। अगले 3 दिनों के दौरान BN संधू समेत उसके 5 सबसे करीबी साथियों को स्कॉटलैंड यार्ड द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन गिरफ्तारियों के कुछ दिन बाद भारत सरकार एक आधिकारिक बयान जारी कर पाकिस्तान और उसके द्वारा लंदन से की जाने वाली आतंकी गतिविधियों की खुलकर आलोचना करती है। संधू खान नेक्सस के खिलाफ RNAW के ऑपरेशन स्वदेश ने लंदन में ISI के नेटवर्क को काफी हद तक कमजोर कर दिया था, लेकिन अब्दुल खान अभी भी खुला घूम रहा था। यही तो मेन है। ब्रिटिश सरकार ने उसको हाथ लगाने से मना कर दिया था और वो अभी भी भारत विरोधी गतिविधियों को फिर से जीवित करने के प्रयासों में लगा हुआ था। तारिक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उसे ये लगने लगा था कि संधू के जेल जाने के बाद RNAW उसका पीछा करना छोड़ चुकी है। खान ये सोचकर बहुत ज्यादा खुश था कि RNAW का असली टारगेट संधू था, वो नहीं, और RNAW भी उसकी खुशफहमी को भंग नहीं करना चाहती थी। खत्म कर देना इंडिया में साल 1986 खत्म हो चुका था और 87 शुरू हुए भी लगभग 6 महीने हो चले थे। इसी दौरान जून के दूसरे हफ्ते में अब्दुल खान अपने होम टाउन लाहौर आया हुआ था और यहाँ बने अपने पुश्तैनी घर में रह रहा था। अभी 2 महीने पहले मार्च में हमीद गुल ISI का नया नवेला हेड बना था और खान को यहाँ उसी से मिलने के लिए बुलाया गया था। लंदन से ठीक उलट यहाँ लाहौर में खान की दिनचर्या बहुत ही हल्की फुल्की थी। वो रोज सुबह 4:30 बजे उठकर सबसे पहले पास ही स्थित एक मस्जिद जाता और यहाँ नमाज अदा करने के बाद 5:40 5:50 तक बाहर आ जाया करता। इसके बाद वो एक स्थानीय पार्क में थोड़ी देर वॉक करता और फिर एक ठेली वाले से कुछ फल खरीदने के बाद 6:30 बजे तक अपने घर वापस लौट आता। जून 1987 में एक दिन ये सारे काम करने के बाद अब्दुल खान अपने घर वापस लौट रहा होता है और घर के बाहर पहुंच वो जैसे ही दरवाजा खोलने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाता है, उसके पीछे से पाकिस्तान रेंजर्स की वर्दी पहने 2 आदमी प्रकट होते हैं। अरे भाईजान, आप वो लंदन वाले अब्दुल खान है ना? खान को सलाम करने के बाद इनमें से एक रेंजर ये कहता है तो थोड़ा सा हिचकिचाने के बाद वो उत्तर देता है, जी हाँ, मैं ही अब्दुल खान हूँ, कहिए क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी। भाईजान, आपके बारे में बहुत सुना है, बस एक बार आपसे मिलने की तमन्ना थी। वो आपके नेक कामों से खुश होकर भारतीय हुकूमत ने आपके लिए एक तोहफा भेजा है। ये अच्छा था। तोहफा भेजा, इंडिया से तोहफा आया। इससे पहले कि खान कुछ समझ पाता, ये दोनों रेंजर्स अपनी कमर से एक एक पिस्तौल निकालते हैं और उसके ऊपर ताबड़तोड़ लोहा बरसाना शुरू कर देते हैं। गोलियों की आवाज सुन लोग अपने घरों से बाहर निकलने लगते हैं तो ये दोनों बिजली की फुर्ती से पास ही खड़ी अपनी यामाहा मोटरसाइकिल पर बैठ यहाँ से निकल जाते हैं। कोई 15 मिनट बाद एक सुनसान जगह पर खड़े ऑटो के पास रुकते हैं, अपनी वर्दी उतार सादे कपड़े पहनते हैं और फिर बाइक और वर्दी दोनों को आग लगा ऑटो में बैठ लाहौर की सड़कों में खो जाते हैं। सालों से भारत के अंदर आतंक का तांडव करवा रहे अब्दुल खान को ये 2 अनजान लोग कुल 9 गोलियां मारते हैं,
जिनमें से 6 उसके सर में लगती हैं और 3 गर्दन के आर पार निकल जाती हैं। भारत के अंदर हिंसा का नंगा नाच करवा के तमाशा देखने वाला अब्दुल खान जमीन पर गिरने से पहले ही अपना दम तोड़ देता है। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में लाहौर पुलिस कहती है कि ये मामला बिजनेस से जुड़ी एक बहुत पुरानी व्यक्तिगत दुश्मनी का है और उन्होंने 2 अज्ञात आदमियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इधर लाहौर प्रशासन ये दर्शाने का प्रयास कर रहा था जैसे बिल्कुल रूटीन सा मैटर हो, लेकिन उधर 400 किलोमीटर दूर आईएसआई हेडक्वार्टर्स में एक भूचाल सा आ गया था। आईएसआई के हेडक्वार्टर्स में बैठने वाले एक ऑफिसर से लेकर चपरासी तक हर आदमी अपने अंदर आज एक दहशत महसूस कर रहा था। उन्हें पता था कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी उनके घर के अंदर घुस के उनकी नाक के ठीक नीचे उनके सबसे लाडले गुर्गे को दिन दहाड़े ठोक चुकी है। मजा आ गया सुन के। नाइस। कुछ दिन बाद अनुज भारद्वाज को अपने एक पाकिस्तानी एसेट से जानकारी मिलती है कि लाहौर में हुए अब्दुल खान के अंतिम संस्कार में कई बड़े लोगों ने हिस्सा लिया और उसके ताबूत पर रखे फूलों में एक गुलदस्ता आईएसआई के चीफ हमीद गुल का भी था। RNAW हेडक्वार्टर्स में आज खुशी का माहौल था। जब से ऑपरेशन स्वदेश शुरू हुआ था ऐसे बहुत ही कम अवसर आए थे जब RNAW के ये एजेंट्स एक साथ एक छत के नीचे आराम से बैठे हों, लेकिन आज वो मौका आ जाता है। इंटेलिजेंस ऑफिसर अनुज भारद्वाज, एजेंट संजीव जिंदल और एजेंट मोहन नारायणन सब एक साथ एक कमरे में बैठे हुए थे और पिछले 2.5 साल में पहली बार ये तीनों अपने काम को छोड़ बाकी सारी बातें कर रहे थे। नारायणन लंदन से अपने साथ सिंगल मॉल्ट विस्की की 25 साल पुरानी 2 बॉटल्स लेकर आए थे और इनको खोलने का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता था। हर प्रकार की टेंशन से फ्री RNAW के ये देशभक्त जासूस आज विस्की के पैग लगाते हुए एक दूसरे की खूब टांग खींच रहे थे, जी खोल के हंसी मजाक कर रहे थे। जिंदल भी आज काफी समय बाद जी भर के शराब पीते हैं और ठीक ठाक सा नशा होते ही उन्हें सोफी की याद आने लगती है। ऑस्ट्रियन मूल की एक RNAW एसेट जो आज यहाँ ऑपरेशन स्वदेश की सफलता को सेलिब्रेट करने के लिए मौजूद तो नहीं थी, लेकिन इस कमरे में मौजूद हर आदमी को यह बात अच्छे से पता थी कि उसके योगदान के बिना इस ऑपरेशन को अपने निष्कर्ष तक नहीं पहुंचाया जा सकता था। आज से 2.5 साल पहले वियना के उस कैफे में सोफी ने जिंदल को अपना पर्सनल फोन नंबर दिया था और आज पहली बार वो इस नंबर पर कॉल कर ही लेते हैं। कई घंटियां जाने के बाद सोफी फोन उठाती है तो अपनी आवाज में आभार लिए जिंदल उससे कहते हैं, सोफी एक बात जो मुझे तुमसे बहुत पहले कह देनी चाहिए थी लेकिन मैं कभी कह नहीं पाया, वो ये है कि आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। ऑस्ट्रिया के उस ऑपरेशन के बाद मैं तुम्हें बिना कुछ बोले गायब हो गया था। ऐसा इसलिए नहीं था कि तुम मेरे लिए कोई खतरा बन गई थी, बल्कि मेरे अंदर तुम्हें अलविदा कहने की हिम्मत ही नहीं थी। मैं जानता हूं कि मेरे साथ काम करते करते तुम मुझे पसंद करने लगी थी। तुम्हारा वो आकर्षण एक तरफा नहीं था सोफी। तुम भी जानती हो कि हमारे काम में भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं होती। अगर उस दिन मैं तुम्हें बाय कहने के लिए रुक जाता तो शायद अपने देश के लिए वो कभी नहीं कर पाता जो आज मैंने कर दिखाया है। इतने सालों में आज पहली बार जिंदल के मुंह से इस प्रकार के भावुक शब्द सुन थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद सोफी कहती है, मिस्टर बॉन्ड तुमने बहुत शराब पी ली है, जाओ अब जाके सो जाओ, कल बात करेंगे। वही ना, तब कंट्रोल फीलिंग्स इतनी नहीं होती ना, फिर मुंह से निकल जाता जो। तो फ्रेंड्स मुझे तो बहुत मजा आया देखने में और मतलब हर सब कुछ था। और मुझे इसमें पता है सबसे बेस्ट क्या लगा, बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी चीजें थी। जो बेस्ट था ना वो था जब उन्हें बताते हैं, वो जाके जो पूछते हैं कि तुम ये हो, और उसके बाद कहते हैं कि इंडिया से तुम्हारे लिए वो कैसे कुछ बोलते हैं ना, गिफ्ट का तोहफा आया है, और धड़ाधड़ गोलियां, ओए होए। मतलब यही है कि पिक्चराइजेशन अच्छा किया है, एक्सप्रेस अच्छा किया है, क्योंकि ये एग्जैक्टली पता नहीं है कि जो बुक है जहाँ से है उसमें कितना डिटेल दिया होगा, बट इनका पोर्ट्रेयल इज अमेजिंग। जो उन्होंने पोर्ट्रे किया है, जो कहानी बनाई है, जैसे प्रेजेंटेशन की है,
वो बहुत ही बढ़िया, मजा ही आ amazing। गया, मजा ही। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे आप मूवी देख रहे हैं। हमें तो लग रहा था जो एक्चुअली हुआ है उस टाइम बिल्कुल। वो मुझे मेरे सामने हो रहा है कि कैसे उन्होंने इतने मतलब इतनी प्रॉब्लम्स थी पर कितनी स्मार्टली टैकल की और कैसे इन सबको एक एक को एलिमिनेट किया। और वहां पे जो पाकिस्तान में बैठे हुए थे कैसे वो घबरा रहे होंगे और डरे हुए होंगे। और वो सुन के बहुत वो हैरानी हुई थी कि जब उसकी वो जिसको मारा था पाकिस्तान में, जब उसका वो हो रहा था तो फूलों का जो दिखा रहे थे, कह रहे थे कहाँ से आया, वहीं से मतलब उनकी आर्मी के जो है चीफ उन्होंने उसको वहां पे थे। तो मतलब देखो साफ प्रूफ पता चल रहे हैं कि क्या कनेक्शन है, कौन ये सब कर रहा है इंडिया के अंदर। ओ माय गॉड, दिस वाज रियली अमेजिंग। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।